that are used to treat rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout, इन तीनों टर्म्स के ऊपर जो है वो हम जब ये इनके रिस्पेक्टिव ड्रग्स जो है वो पढ़ेंगे उसके ऊपर तब हम बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस्पिरिन और जो हमारे दूसरे ड्रग्स होते हैं एनएसएइड्स उनके ऊपर। ठीक है, एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो ड्रग्स होते हैं इनको हम आम जुबान में बेसिकली हम पेन किलर का नाम देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जिस भी जगह पर जिस भी टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है ना, वहां पर आपको नेचुरली पेन भी होगी। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन दैट कॉजेज पेन, और अगर ये पेन जो है वो रिलीफ ना हो तो क्रॉनिक स्टेट में अगर ये चली जाए तो पेन मुसलसल रहने से टिश्यू डैमेज जो होता है वो स्पेसिफिक जगह के ऊपर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस चीज को डील करने के लिए हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है नॉन स्टीरॉयडल, दोज दैट डू नॉट इन्वॉल्व कॉर्टिको या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले ड्रग्स। ठीक है, हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और उसके एंटागनिस्ट के अंदर कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं वो देते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह के ऊपर आप कॉर्टिकोस्टीरॉइड नहीं दे सकते, उस केस के अंदर आपने एनएसएइड्स देने होते हैं, दैट आर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, एक ये एनएसएइड्स वाला ग्रुप और एक एसिटामिनोफेन। ठीक है, ये दोनों दे आर यूज्ड टू कंट्रोल पेन दैट रिजल्ट्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अलावा जी आपको ये भी पता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स या DMARDs जो होते हैं, दे आल्सो हेल्प इन पेन रिडक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट एनएसएइड्स। अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉडली क्लासिफाई कर लो तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, एसिटामिनोफेन होती है, ड्रग्स जो गाउट के अंदर यूज हो रहे हैं, ड्रग्स जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर यूज हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपको हम इसको तीन में हम डिवाइड कर लेते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एसिटामिनोफेन ऑन इट्स ओन आ गया, और ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन गाउट। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज आ गए जिसमें आपका एस्पिरिन मशहूर ज़माना। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एनएसएइड्स आ गए और आपके साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इनहिबिटर्स या जिनको कॉक्स 2 इनहिबिटर भी जिनको कहा जाता है, इसके ऊपर भी अभी हम तसल्ली से बात करते हैं। ठीक है, आगे चल के हम इंशाल्लाह ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन गाउट और जो दूसरे आपके इश्यूज हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले, उसके ऊपर ज़रा तसल्ली से बात करेंगे। इसको भी हम क्लासिफाई कर देते हैं अक्यूट फेज के अंदर और क्रोनिक फेज के अंदर। ठीक है, जो अक्यूट फेज है जिसका ड्यूरेशन जो है दैट इज शॉर्टर, उसमें भी हम एनएसएइड्स यूज कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं ताकि पेन रिडक्शन हो। और क्रॉनिक जिन लोगों को ज़्यादा पुराना मसला हो जाता है, गाउट वाला स्पेसिफिकली, उसमें फिर हम कॉल्चिसिन, यूरिकोसुरिक्स, ठीक है, या ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, एलोपेरिनॉल बड़ा मशहूर ड्रग है, तुम लोग बायोकेम में भी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, ये ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, so we're going to start with non-steroidal anti-inflammatory drugs या NSAIDs जिनको हम शॉर्ट कहते हैं। NSAIDs में जो मेन आपका प्रोटोटाइप है जी, दैट इज एस्पिरिन। ठीक है, इसको हम एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको हम फार्माकोलॉजी की जुबान में कहते हैं। एस्पिरिन तो अब एक इतना ज़्यादा चूंकि इस्तेमाल हुआ है तो अभी एक लेमैन टर्म एक किस्म की बन गई हुई है। ठीक है, दिस इज द मेन प्रोटोटाइप ऑफ ऑल सैलिसाइलेट्स। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो तो मेरा ख्याल है केमिस्ट्री के अंदर ये एक प्रैक्टिकल करवाते होते हैं एफएससी में, जिसके अंदर होता है कि आपने सैलिसाइक्लिक एसिड जो होता है वो बनाना होता है। दैट इज बेसिकली आपने ये एस्पिरिन सॉल्ट से कुछ हर चीज़ मिलती जुलती जो होती है वो बनानी होती है। ठीक हो गया, इसके अलावा जो एनएसएइड्स जो जाने माने और मशहूर एनएसएइड्स हैं, उसमें आपका आइबोप्रूफेन, जिसको आप आम जुबान में जो है मार्केट में ब्रूफेन के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और नेप्रोक्सिन। ठीक है, दे आर कंपैरेटिवली लेसर इफेक्टिव देन योर एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, एंडोमेथासिन भी एक एनएसएइड है, लेकिन ये ज़्यादा इसका जो इफेक्ट है वो इन्फ्लेमेशन के ऊपर होता है। दिस इज अ मच बेटर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। पेन रिडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा
शायद ये ना करवाता हो। कीटोकोरालैक जो है ये एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी हम लोगों ने एनेस्थीसिया नहीं पढ़ा, सीएनएस में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, एनाल्जेसिया होता है पेन रिडक्शन, ठीक है, और एनेस्थीसिया होता है जब आप पेन रिडक्शन और आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन दोनों को आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका सेलिकॉक्सिब आ गया, विच इज अ साइक्लोऑक्सीजनेज 2 कॉक्स 2 सिलेक्टिव इनहिबिटर। साइक्लोऑक्सीजनेज 2 क्या चीज़ है, इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल आप लोग ये सारे जो आपके प्रोटोटाइप्स हैं ये जहन में रख लें। इसमें सबसे अहम आपका एस्पिरिन है। ये जो पिक्चर है इसके अंदर पेन किलर्स जो हम बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एस्पिरिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। दिस इज़ लोप्रिन। आप लोगों में से किसी का खुदा न खास्ता कोई ऐसा पेशेंट हो जो आपने देखा हो जो जिसका कार्डियक इशू होते हैं या हार्ट अटैक आया होता है किसी को पहले, तो उसको फिर ये लोप्रिन स्टार्ट करवा देते हैं। कुछ लोग एस्कार्ड 75 स्टार्ट करवा देते हैं। ये दोनों एस्पिरिन है बेसिकली, लोप्रिन भी और एस्कार्ड भी 75 mg स्ट्रेंथ के अंदर ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है, ठीक है। नेप्रोक्सिन की हमने बात की तो नेप्रोक्सिन में आपका सिनफ्लेक्स आ जाता है। सिनफ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दर्द की गोली है, सिनफ्लेक्स 550। दिस इज बेसिकली नेप्रोक्सिन, ठीक है। लोप्रिन इज एस्पिरिन, एस्कार्ड इज एस्पिरिन, सिनफ्लेक्स इज नेप्रोक्सिन, ठीक है। और ये तो सभी लोगों को पता होगा, ब्रूफेन, इट इज़ बेसिकली आइबोप्रूफेन। ये सिरप की शक्ल में बच्चों को देते हैं, बड़ों को ये टैबलेट्स की फॉर्म में जो है वो दी जाती है। और ये निम्स है जी, जिसको निम्सोलाइड भी कहा जाता है। दिस इज अ सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है। ये 5 आपकी इस वक्त फार्मास्यूटिकल मार्केट में चलने वाली 5 बहुत ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ ये, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पूछोगे कि लोप्रिन जो है या एस्कार्ड जो है वो तो दिल के मरीजों को देते हैं, तो फिर ऐसे क्यों तुसी लाई हुई है? तो इसकी हम डिटेल में भी आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे एस्पिरिन के ऊपर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि आपके जो एस्पिरिन और आपके जो दूसरे ये हैं एनएसएज, ये काम कैसे करते हैं। तो याद रखें, कॉक्स 2 जो है बेसिकली दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेज का क्या काम है? दिस कन्वर्ट्स एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, इनटू एंडोपेरोक्साइड प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। 3 याद रखना आपके इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे अहम आपका एराकिडोनिक एसिड होता है, ठीक है। अगर एराकिडोनिक एसिड बॉडी के अंदर फिरता रहेगा तो ये जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ पर इसने इन्फ्लेमेशन करवानी है, इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन भी होगी, ठीक है। इसीलिए साइक्लोऑक्सीजनेज जो है वो आपका ये एराकिडोनिक एसिड जो है इसको प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर जो है चेंज करता है, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेज के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है कॉक्स 1 और एक होता है कॉक्स 2, ठीक है। कॉक्स 1 is expressed या it's released in your non-inflammatory cells, और कॉक्स 2 या साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जो है ये आपके लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, और दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आपके साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं वो आपका साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जो है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। मतलब ये वो सारे सेल्स हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन के अंदर जो है वो मिलेंगे। अगर तो तुम लोगों ने पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन पढ़ ली है तो बहुत अच्छा है, तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ रही होगी है। अगर तुम लोगों ने पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन नहीं पढ़ी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोगों के लिए। वैसे पढ़ ली है इन्फ्लेमेशन तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। अच्छा, अब साइक्लोऑक्सीजनेज का पता चल गया, एंजाइम है, ठीक है। इसने एराकिडोनिक एसिड को जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के उन प्रिकर्सर्स के अंदर जो है वो चेंज कर देना है जो कि आपके पेन और ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने इसको रोकने के लिए एस्पिरिन देनी है या एनएसएड देनी है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करवाते हैं। नाम से पता लग रहा है साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, ठीक है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन कम रिलीज होता है, ठीक है, और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस भी कम होता है थ्रू आउट द बॉडी। फायदा क्या होता है आपका? आपकी पेन कम हो जाती है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, ठीक है। एक दफा फिर से इस चीज को गौर से सुन लो।
साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है, दिस हैज टू कन्वर्ट योर एराकिडोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपका मुलव्वस होता है पेन वगैरह के सारे सिलसिले के अंदर। शॉर्ट और ब्रीफ बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेज की दो टाइप्स होती हैं, एक वो जो उन सेल से रिलीज होती है जो इन्फ्लेमेशन का हिस्सा नहीं होते, कॉक्स2, लिम्फोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, ठीक है, आपके न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, उन सब में से कॉक्स2 रिलीज होता है और ये आपकी इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करवाता है, ठीक है। एस्पिरिन जब यहाँ पर जाता है तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज को ही ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है, जिससे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस जो है वो नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा कि कॉक्स2 जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एक होता है सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर और कुछ होते हैं नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव दोनों कॉक्स1 कॉक्स2 के ऊपर काम करते हैं, सिलेक्टिव जो होते हैं वो कॉक्स2 के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, they have less effect on the prostaglandins involved in homeostatic function, ठीक है। इसके ऊपर मजीद आगे चलकर बात करते हैं। फिलहाल के लिए ये याद रखना कि कॉक्स2 इनहिबिशन से आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, वही बात, रिड्यूस मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, पेन नहीं होती, रेडनेस नहीं होती, जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो नहीं होता, साथ ही साथ जो सीएनएस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रहा है इसको भी बंद करवा देते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जब बंद होता है तो बंदे का नेचुरली जो फीवर है, पायरेक्सी है, वो भी नीचे चला जाता है, ठीक है। इसीलिए आपकी ब्रूफेन, एस्पिरिन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या आपके निम्सोलाइड वगैरह, ये सारे आपके फीवर में बड़ी इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो पेन सेंसर्स होते हैं, स्पेसिफिकली पेरिफेरल पेन सेंसर्स जो होते हैं, उनको भी थोड़ा सा ये डल कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो पेन सेंसेशन है वो भी कम हो जाती है इंजर्ड टिश्यू। तो ये तीन इसके मेन इफेक्ट हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, दिस इज a very brief summary of what these drugs are doing. प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसेस जो है वो कम हो गई, ठीक है, पेरिफेरल पेन सेंसेस जो हैं वो डल हो गए, फीवर कम हो गया आपका। आपको यही इफेक्ट चाहिए होता है एक अच्छे और मयारी एनेसेड से। अब क्लिनिकल यूज के ऊपर आ जाते हैं। ये जो एस्पिरिन का क्लिनिकल यूज है, ये प्रॉफ में मेरा ख्याल है 36,000 दफ़ा आया होगा आराम से, और मैं भी पिछले दोनों बैचेस को कभी मैंने सेंड अप में दिया है, कभी मैंने क्लास टेस्ट में दिया है, किसी ना किसी तरीके से मैंने दिया है। और उस सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख की बात ये है कि दोनों बैचेस में से किसी को भी ये टेबल जो है वो याद नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लो, ये लाजमी है कि ये सवाल तुम लोगों को आएगा। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम 3 थेरेप्यूटिक डोजेजेस में देते हैं, ठीक है। नंबर 1, लेस देन 300 मिलीग्राम्स, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन कहाँ होती है? जहां पर आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ठीक है। ब्लीडिंग कहाँ शुरू होती है? जहां पर आपकी वेसल वॉल जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके अंदर कोई ब्रीच आ जाए और वहाँ से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। और ये सारा जो मामला है ये कहाँ पे होता है? ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर होता है, ठीक है। इंटिमल वॉल, आर्टीरियल वॉल डैमेज हुई, उसको ब्लॉक करने के लिए प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई ताकि प्लेटलेट प्लग बने, और ये बनाने में जो है आप ब्लड वेसल जो होती है उसको आप ब्लॉक करवा देते हो और फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लेस देन 300 मिलीग्राम्स एस्पिरिन देते हैं ताकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन ना करवाए। यही वजह है कि हम जो ये दे रहे हैं लोपरिन और एस्कार्ड, ठीक है, ये इसी मकसद के तहत दे रहे हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन ना होने दें, ठीक है। सेकेंड जो रेंज आ जाती है दैट इज 300 to 2400 मिलीग्राम्स। दिस इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक या फीवर को कम करने के लिए एंड एज एन एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन को कम करने के लिए। पेन और फीवर दोनों को कम करने के लिए जब आप देते हो तो आप ये 300 से 2400 मिलीग्राम्स की एक डोज में जो है आप इसको देते हो, ठीक है। ये इसका सेकेंड यूज आ गया। थर्ड यूज इसका आ गया
एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, इन्फ्लेमेशन इसने कम करनी है। जब आपने इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है तो इसको 2400 से 4000 मिलीग्राम की एक फिक्स डोज में आप जो है इसको पेशेंट को देते हो, ठीक है। दिस इज द मेन क्लिनिकल यूज ऑफ एस्पिरिन। और इस चैप्टर में से पूछा जाने वाला ये एक बहुत कॉमन और एक बहुत ऑफ्ट रिपीटेड एक सवाल है। दूसरे एनेस्टेड्स हो गए जो आपके कीटोकोरालैक वगैरह, नेप्रोक्सिन, चिप्रोक्सिन, ये इस्तेमाल होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं उसमें डिस्मेनोरिया होता है, हेडेक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो उसके अंदर भी जो है एनेस्टेड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कीटोकोरालैक जो है ये दिस इज मेनली यूज्ड एज अ सिस्टेमिक एनाल्जेसिक, ठीक है। और ये कुछ हद तक एक लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी जो है वो कुछ हद तक मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये वो वाला एनेस्थीसिया है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप जागते रहेंगे, आपका फलां जगह जो है वो सुन कर दी जाएगी, आपको पेन शेन कुछ नहीं होगी, लेकिन वैसे आप जागते रहोगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी की बात कर लें तो जो सबसे अहम टॉक्सिक पॉइंट होता है एस्पिरिन का वो ये है कि एस्पिरिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए या एक तवील अरसे के लिए इस्तेमाल की जाए, 3 महीने से 6 महीने से 9 महीने से 1.5 साल 2 साल 3 साल और लगातार बगैर किसी वजह के एस्पिरिन इस्तेमाल करते रहें तो उससे आपका जीआई जो होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और खुदा के लिए जीआई डिस्टर्बेंस का मतलब हर जगह पर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया नहीं होता, ठीक है। एस्पिरिन जो होती है, मैंने तुम लोगों को कहा था कि दिस इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। अब आपने अगर एस्पिरिन ज़्यादा दे दी है तो आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन ख़राब हो गई, तो जहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन ख़राब होगी तो उसका एक कुदरती सी बात है कि वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि जो लोग एक तवील अरसे से एस्पिरिन खाते हैं उनको मैदे के अंदर जो है वो अल्सर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो हिस्ट्री देते हैं कि जी हमें जो है वो काले पखाने आ रहे हैं, ठीक है, या जो स्टूल का कलर है दैट इज रिलेटिवली डार्कर या इट्स ब्लैक इन कलर, या किताबों में लिखा होता है ब्लैक टारी स्टूल्स आ रहे हैं, कोल टार या टार जो सड़क पर डलता है वो वाला, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि स्टमक के अंदर से एस्पिरिन खा खा के वो खून रिसता है थोड़ा थोड़ा कतरों कतरों की शक्ल में, वो जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो इट फॉर्म्स एसिड हेमाटिन। एसिड हेमाटिन का कलर जो होता है दैट्स डार्किश ब्राउन ब्लैक, और जब वो स्टूल की शक्ल में बाहर आता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। पेशेंट से पूछो तो वो कहता है कि जी मैं एक तवील अरसे से जो है वो लोप्रिन खा रहा हूँ, एस्कार्ड खा रहा हूँ मैं, ठीक है। लिहाजा फॉर नो रीजन लोप्रिन या एस्कार्ड जो है वो नहीं शुरू करनी चाहिए अनलेस कोई बंदा प्रोन हो टुवर्ड्स एमआई, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्रॉनिक यूज कैन रिजल्ट इन गैस्ट्रिक अल्सरेशन, अपर जीआई ब्लीड, ठीक है। साथ ही साथ ये गुर्दों को भी इफेक्ट करती है, रीनल इफेक्ट्स भी आते हैं जिसमें अक्यूट रीनल फेलियर भी आ सकता है और नेफ्राइटिस भी जो है वो भी आ सकता है। जो दूसरे एनेस्टेड्स होते हैं ना आपके, ये नेप्रोक्सिन हो गया, ये आपका हो गया आइबोप्रूफेन वगैरह, ठीक है, दे ऑल्सो कॉज जीआई ब्लीड, लेकिन इनका जो जीआई ब्लीड का जो इंटेंसिटी होता है या जो उसकी होती है कह लो कि इफेक्ट होता है वो रिलेटिवली कम होता है व्हेन कंपेयर्ड टू एस्पिरिन, ठीक है। और ये भी रीनल डैमेज करवाते हैं बट इट इज स्लाइटली लेसर देन एस्पिरिन। COX-2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स, COX-2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों ने एस्पिरिन या जिन लोगों ने जो है ये एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है, तो उनके लिए हम एक ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जो कि जीआई डैमेज ज़रा कम करवाए, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई COX-2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स वर डेवलप्ड, ठीक है, बिकॉज दे कॉज लेसर जीआई डैमेज। लेसर से मतलब है कि इसका जो जीआई डैमेज है वो कम होता है कंपेयर टू एस्पिरिन, लेकिन होता जरूर है। लेकिन इसका एक और मसला है, इट हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और ये स्ट्रोक भी जो है वो एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन बेसिकली आम जुबान में आप उसको जो है वो पैरासिटामोल का नाम भी देते हो, ठीक है। एसिटामिनोफेन जो है एक ओवर द काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक है, ठीक है। अब ये जो 3-4 टर्म्स इसमें लिखी हुई है, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन ना चाहिए हो और आप बआसानी उसको खरीद सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ना एक ये बड़ा अजीबो गरीब सा रिवाज है,
तुम लोग शायद इस चीज़ से डिसएग्री करो। वो रिवाज ये है कि हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पर और जाकर अपनी मर्जी की दवाइयाँ जो है वो हम ले लेते हैं वहाँ से, ठीक है। बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे जो है वो हम एंटीबायोटिक्स भी खा रहे होते हैं और हर रंग की नस्ल की दवाई जो है हम खा रहे होते हैं, चाहे उसका हमें कुछ पता है नहीं पता, ठीक है। बाहर के ममालिक के अंदर ये चीज़ तुम लोगों ने देखी होगी कि आप किसी फार्मेसी पर जाओ तो जब तक आपके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मौजूद आपके पास नहीं होती, तब तक आपको मेडिसिन नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर तो हम अगर कुछ ना भी समझ आ रहा हो ना, तो हम स्टोर वाले के पास चले जाते हैं लोग और उसको कहते हैं यार है मेरे 2 दिन की जड़ी है, ये दांत च दर्द हो रही है तो मैं इनको दवाई दे दे, तो वो आपको विल जैसे फोर्ड और इस किस्म की चीज़ें जो है वो आपको दे देता है। लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं चलती। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी ज़रूर होती हैं जो आप जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसी तमाम दवाइयों को हम अंग्रेज़ी में कह लो या टेक्निकल टर्म्स में कह लो, ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं उनको, जिनमें एक पैरासिटामोल भी शामिल है या एसिटामिनोफेन भी शामिल है, क्योंकि ये पेन रिड्यूस करती है। ओवर द काउंटर हम इस चीज़ को कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको पता है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करवाने के काम आती है और एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिड्यूस करने के काम आती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसका देखें तो ये भी COX-1 और COX-2 इनहिबिशन करवाता है, लेकिन ये जो COX-1 और COX-2 या साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड 2 की इनहिबिशन करवाता है, ये कदरे वीक होती है और काफ़ी हद तक कमज़ोर होती है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है ना, ये लैक तो नहीं करता, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि आपको COX-1 और COX-2 इनहिबिटर्स के अंदर जो है वो आपको देखने में मिलता है, NSAIDs के अंदर देखने में मिलता है आपको। इसके इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, ठीक है, यानी कि फीवर को कम करती है, ठीक है, पेन रिड्यूस करने के काम आती है, लेकिन इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इतना ज़्यादा मार्क या इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होता, इसलिए इसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंटी इन्फ्लेमेशन के उसके तौर पर नहीं इस्तेमाल करते। साथ ही साथ जो है वो एंटी प्लेटलेट भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि एस्पिरिन जो है वो एंटी प्लेटलेट के तौर पर यूज़ होती है, ये एंटी प्लेटलेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जैसे मैंने पहले कहा कि रिडक्शन ऑफ पेन एंड फीवर, ठीक है। एस्पिरिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये काम करती है। एस्पिरिन जो है वो बहुत नोटोरियस समझी जाती है इस मामले में कि ये जीआई ब्लीड शुरू करवा देती है, और जिन लोगों का जीआई पहले सेंसिटिव हो और जो ससेप्टेबल हो जीआई के ब्लीड करने के, या जिनकी कोई पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री रह चुकी हो, तो वो एस्पिरिन इतनी खुली डुली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उनको आप एसिटामिनोफेन जो है वो दे सकते हैं। साथ ही साथ दिस इज गॉट अ वेरी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लिवर के अंदर जाकर ये मेटाबोलाइज होती है, और जिन लोगों के अंदर कोई मसला नहीं होता LFTs के अंदर, उनका लिवर बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, उसमें विद इन 2 to 3 आवर्स जो है ये हाफ लाइफ अपनी एक पूरी कर जाती है। जहाँ तक इसकी टॉक्सिसिटी का सवाल है, तो दिस इज एक्सट्रीमली हिपैटोटॉक्सिक। इस पिछली साइड में आपने पढ़ा कि ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये लिवर के अंदर हिपैटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें तो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी सिर्फ इतना याद रख लेना, दिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन टू साइटोटॉक्सिक इंटरमीडिएट्स बाय फेज 1 साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। और अगर हेपेटोटॉक्सिसिटी एसिटामिनोफेन की वजह से हो जाए, और अगर कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एसिटामिनोफेन ले लेता है, तो आपने उसको फ़ौरन से पहले एसिटाइल सिस्टीन दे देना है उसको, जो कि एक एंटीडोट के तौर पर काम करेगा इन केस देयर इज़ एन ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफेन। लेकिन बहुत बुरी मौत मरता है इंसान, अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई सुसाइड की कोशिश करता है यूजिंग एसिटामिनोफेन। गो के बहुत आसान और बहुत सस्ता तरीका है, लेकिन ये इट्स अ वेरी पेनफुल एंड इट्स अ वेरी एगनाइजिंग डेथ। अच्छा, अब बिफोर वी स्टार्ट दी अदर ड्रग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक, थोड़ी सी बात हम कर लेंगे इसके ऊपर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर और ऑस्टियो आर्थराइटिस पर, और आगे चल के वी आर गोइंग टू डिस्कस गाउट एज वेल, ठीक है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या चीज़, ये इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तुम लोगों को मेडिसिन में भी ये डिटेल में इंशाल्लाह करवाऊंगा, आगे चल के तुम लोग इसको मजीद डिटेल में पढ़ोगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बेसिकली एक क्रॉनिक मल्टी सिस्टम बीमारी है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज है,
ये जो टर्म है सारी क्रॉनिक मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि दिस इज नॉट अ डिजीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, लोगों को कई कई सालों से होता है, ठीक है, और इसमें एक से जायद जो आपके सिस्टम्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपका साइनोवियम, साइनोवियम क्या चीज़ है, साइनोवियल जॉइंट आप लोगों को पता होगा, साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो है वो मेन आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो आपको नजर आएंगी, ठीक है। इसमें कार्टिलेज और बोन इरोजन बहुत सवेयर होती है, ठीक है, और जहां कार्टिलेज और बोन इरोजन शुरू हो जाए वहां पर समझ लें कि आपका जॉइंट जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, दिस इज नॉट कॉट, ये जिसको कहते हैं कि इन्फेक्टिव नहीं होती, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिजीज है ये, ठीक है। इसमें जो स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप लोग सिनारियो पकड़ सकें, उसमें ये होगा कि जो आपका पेशेंट है वो आपके पास आएगा मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ। मॉर्निंग स्टिफनेस से मतलब होता है वो अगर आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो मुझे अपने हाथों में और हाथों की उंगलियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ाव महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ये अकड़ाव बेहतर होता जाता है, और सुबह अगर मैं 10 बजे उठता हूँ तो तकरीबन 1 बजे तक मेरा अकड़ाव जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। साथ ही साथ वो आपको ये कहेगा कि मेरे मेटाकार्पोफिलेंजियल और प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल और रिस्ट जॉइंट्स जो हैं इसके अंदर वो स्वेलिंग की कंप्लेन करेगा, पेन की कंप्लेन करेगा, ठीक है। या आपके जो जॉइंट्स होते हैं ये आपके ज़्यादातर हाथ के जॉइंट्स होते हैं, मेटाकार्पोफिलेंजियल हो गए, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट जॉइंट के अंदर स्वेलिंग भी होगी और इस तरह पेन भी होगी। ये जो तस्वीर यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी, दिस इज अ केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस गॉन वेरी बैड, और बिल्कुल जो है ना वो आखिरी स्टेजेस पे जो आरे पहुंच जाता है, अनकंट्रोल्ड अनमैनेज रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, उसमें इस तरह की शक्ल जो है वो बन जाती है हाथ की, ठीक है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की अल्नर डिविएशन होगी, ठीक है। थंब के अंदर जो है वो एक बुटनियर डिफॉर्मिटी होती है वो शुरू हो जाती है, स्वान नेक फिंगर्स हो जाती हैं आपकी, जैसे ये बगला नहीं होता उसकी गर्दन होती है उसमें थोड़ा सा खम होता है, उसी तरह ये उंगलियों के अंदर भी थोड़ा सा खम आ जाएगा। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होता क्या है, दिस इज अ नॉर्मल जॉइंट, ठीक है। इसके अंदर ये आपका आ गया, आपका अल्लाह भला करे ये फीमर आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आपकी आ गई टिबिया फिबुला आ गए, ये यहाँ पर आपका नी जॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये जॉइंट के अंदर कार्टिलेज, ऊपर ये पटेला है ये कार्टिलेज है, ठीक है, नीचे ये डिस्क्स हैं, ठीक है, मेनिस्काई ये, और साथ में यहाँ पर लिगामेंट्स, क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, ये सारा एक हेल्दी नॉर्मल जॉइंट है। ये जो ब्लू सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली द जॉइंट कैप्सूल, ठीक है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है और बाहर ये इसके साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि इसको लुब्रिकेट करने के और एनकैप्सुलेट करने के काम आती है। अब दिस इज एन इन्फेक्टेड जॉइंट कर्टेसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस जॉइंट के अंदर या इस जोड़ के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो शुरू हो गया हुआ, ठीक है। हड्डियां अगर आप थोड़ा गौर करो तो आपको ये थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी पतली, थोड़ी बारीक आपको नज़र आएंगी, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इरोजन आपको बड़ी क्लियर आपको इसके अंदर ह्यूमरस के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका कार्टिलेज है वो देखो क्रैक्ड है, ख़राब है, और थोड़ा पतला और बारीक भी हो गया हुआ कंपेयर टू द नॉर्मल जॉइंट, ठीक है। वेयर एंड टेयर ये देखो यहाँ पर हो रही है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना दोनों हड्डियां आपस में टच कर रही हैं दूसरे। यहाँ पर एक तो ये मिनिस्कस मोटा है, हेल्दी है, यहाँ पर ये बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है वेयर एंड टेयर के बाद, ठीक है, और दूसरा ये खत्म होने के बाद भी जो है वो हड्डियां दोनों बिल्कुल आपस में ऐसे मिल रही हैं तकरीबन, यहाँ पर फिर भी कुछ हद तक स्पेस है। और ये जो आपको रेड नजर आ रहा है आपको, दिस इज बेसिकली अ स्वोलन इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज व्हाट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट लुक्स लाइक, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ब्रीफली और अगर आप इसको थोड़ा इजी सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर आप इसको देखो, ठीक है, दिस इज हाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंट्स। पिछली साइड पर जा रहा हूँ, मरीज आपके पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ तो जोड़ मेरे जो हैं हाथों के जोड़ जो होते हैं उंगलियों के, इनमें मुझे खिंचाव महसूस होता है, ठीक है,
और जैसे जैसे दिन गुजरते, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये बड़ा पेट पॉइंट होता है आरए डायग्नोज करने का, कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है मेरी स्टिफनेस जो है हाथों में वो कम होती जाती है। और वो कहता है कि जी मैंने आरए फैक्टर करवाया था, किसी कहने पे आरए इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, आरए फैक्टर करवाया था तो आरए फैक्टर मेरा पॉजिटिव आ गया, विच इज अ पॉजिटिव कंफर्मेटरी साइन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक और बीमारी होती है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियो स्पेसिफिकली मींस के ये बोन्स और कार्टिलेज के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर भी डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बोन हाइपरट्रोफी हो रही है। ये पहला पॉइंट है इन दोनों को फर्क करने का। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इसके अंदर होती है लेकिन रिलेटिवली कम होती है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज होता है ना, वो आप अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आगे चल के देखोगे तो वो आपको मोटा लगेगा, आपको वो ओबीज होगा, ओवरवेट होगा। ठीक है, चौथी बात जो होती है वो ये होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो पेन होती है ना, वो आपके ज्यादातर वेट बेरिंग जॉइंट्स में आती है। ठीक है, बैक में आ जाएगी, इसके अलावा आपके नीज में आ जाएगी। ठीक है, जहां पर आपकी बॉडी का वजन पड़ रहा है ना, उन जॉइंट्स के अंदर ये चीज आपको ज्यादा महसूस होगी। ठीक है, अगर आप इसको भी देखो तो इसके अंदर भी एक नॉर्मल ये जॉइंट है, दोनों में स्पेस अच्छी भली हेल्दी है, कार्टिलेज ऊपर ठीक लगा हुआ है, बोन्स भी ठीक हैं, साइनोवियल फ्लूइड और मेम्ब्रेन बिल्कुल तौर से बेहतरीन पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये इन्फेक्टेड जॉइंट है, इन्फेक्शन ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। बोन स्पर्स होते हैं बेसिकली, और स्पर्स उस बोनी टिश्यू को कहते हैं जो कि हाइपरट्रोफी के बाद जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है बोन के अंदर से। ठीक है, कार्टिलेज बिल्कुल खत्म होती होती थिन होती होती तकरीबन खत्म हो गई यहाँ पर, और बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ तकरीबन जो है वो समझ लो जैसे जुड़ गई होंगी। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर याद रखना, वो आपको आकर कहेगा मेरी बैक में पेन है। ठीक है, मेरे नीज में पेन होती है, और जो नीज होंगे दे वोंट बी हैविंग दैट मच ऑफ एन इन्फ्लेमेशन। और इसके अलावा जो है वो आपको ये कहेगा कि आप उसे पूछेंगे मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह वो सारा कुछ होगा, मुझे नहीं होता चीज़। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वो ओबीज नजर आएगा, ओल्ड एज में नजर आएगा आपको ज्यादातर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एज जो होता है वो शर्त नहीं होती, इसके अंदर मोस्टली ओल्ड एज में लोग आते हैं, और वो आपसे कहेंगे कि जी मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मुझे बड़ी सवेयर पेन होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डायग्नोज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इन दोनों बीमारियों के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन दोनों के लिए आप डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स देते हो, जिसको हम शॉर्ट में डीमार्ट्स भी कहते हैं या DMARDS भी कहते हैं। अब इसका नाम देखो, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ठीक है, हम इनको इसलिए ये लंबा चौड़ा टेक्निकल सा नाम देते हैं बिकॉज इट हैज बीन सीन कि इनके इस्तेमाल करने से जो जॉइंट डैमेज हमने पीछे देखा है, या तो वो रुक जाता है, ठीक है, या फिर वो स्लो हो जाता है। और कुछ केसेस में इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि इनकी वजह से इतना जबरदस्त कंट्रोल आया कि आर्थराइटिस का मसला जो था वो तकरीबन हल होके वापस जॉइंट वापस नॉर्मल उसकी तरफ चला गया। ठीक है, अब ये चीज आपको सिंपल एनेस्थेटिक्स के अंदर से आपको नहीं मिलती आपको। ठीक है, इसके अलावा इनको हम स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो असर होता है ना वो 6 हफ्ते पे आना शुरू होता है। ठीक है, और तकरीबन 6 महीने तक जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी का एक्सटेंट क्या है और ऑस्टियोआर्थराइटिस किस हद तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, और बंदे की उसकी कोई और कोमोबिडिटीज तो नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है, या फिर उसकी एज इतनी ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे मीथोट्रेक्सेट की, बिकॉज मीथोट्रेक्सेट इज अ वेरी वेल नोन डीमार्ट्स, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डीमार्ट है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स अवेलेबल टू मेंटेन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मैंने शुरू में कहा था कि जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है दैट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो वहाँ पर तो इम्यून सेल्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है कुछ हद तक, उसके अंदर भी जो है आपके इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मीथोट्रेक्सेट उनको कम कर देता है, उनका नंबर रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब डीमार्ट्स की एक लंबी लिस्ट है
जो कि आपकी बुक में दी गई है। हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप याद करने जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए कोशिश करें कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि डीमार्ट का काम क्या होता है, ठीक है, और डीमार्ट कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। ये लिस्ट का पहला हिस्सा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो अबैटासेप्ट है, दैट्स बेसिकली टी सेल मॉडरेटर, ठीक है। एंटी इंटरलूकिन 1 है, एंटी इंटरलूकिन 6 है, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये तमाम ड्रग्स उनके एंटी जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन, गोल्ड कंपाउंड्स, ठीक हो गया। इनके अदर यूजेस भी कुछ के लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये इनके टॉक्सिसिटी है। जब भी आप इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आप देंगे तो इन चीज़ों का आपको खदशा होता है कि टॉक्सिसिटी हो, ठीक है। दूसरी जो लिस्ट है उसके अंदर ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये अक्सर पूछ लिया जाता है। मीथोट्रेक्सेट जिसके बारे में भी बात की हमने, ठीक है। रिटुक्सीमैब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सल्फासलाजीन ये भी इस्तेमाल होता है। ये तमाम जो आपकी लिस्ट है ये डीमार्ट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफ के अंदर ये अक्सर ये सवाल इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि इन लिस्ट 3 या 4 डीमार्ट्स along with their toxicity when they are being used for the treatment of rheumatoid arthritis। इसलिए ये टेबल रट्टा है, इसको रट लीजिएगा। अब क्लिनिकली अगर आप देखें तो हमने पहले बात की मीथोट्रेक्सेट की। लो डोज मीथोट्रेक्सेट जो होता है, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल करवाते हैं उन मरीजों के अंदर जिनके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी नया डायग्नोज हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, रूमेटिक डिजीजेज स्पेसिफिकली, इसमें ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, शॉगरेन सिंड्रोम है, जुवेनाइल आरए है, ठीक है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये तमाम रूमेटिक डिजीज हैं जिनके अंदर जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। इनकी डिटेल आप लोग इंशाल्लाह अगले साल पढ़ोगे। अब आ जाते हैं गाउट के ऊपर, ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट गाउट। उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि गाउट होता क्या है। गाउट के अंदर आपको कह लो कि स्पेल्स आते हैं या अटैक्स आते हैं पेन के, जिसके अंदर आपका जो जॉइंट होता है ना वो बिल्कुल इन्फ्लेम्ड रेड हो जाता है, ठीक है। इट इज़ टेंडर, यानी कि उसको हाथ लगोगे दर्द होगी, ठीक है। वो टच करने पर आपको गर्म महसूस होगा बाकी जिस्म के हिस्सों से, और सोलन होता है। मतलब इस तमाम इन चीज़ों का मतलब है कि जॉइंट के अंदर बड़ी शदीद किस्म की पेनफुल किस्म की स्वेलिंग है उसके अंदर, ठीक है। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है वो आपका बिक्टो इफेक्ट होता है, ठीक है। और पेन मोस्टली इसकी जो गाउट की होती है, दिस इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ गाउट, ठीक है। ये सवाल जो गाउट का आता है उसमें अक्सर ये लिखा होता है, ये पॉइंट इसलिए जहन में रखिएगा गाउट पकड़ते ही आप यहीं से हो कि पेन यूजुअली बिगिंस ड्यूरिंग द नाइट एंड पीक्स विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑनसेट। रात को पेन शुरू होती है और दिन में आगे कंटिन्यू करती है, ठीक है। गाउट की अगर थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर जाओ ना तो आपको पता चलेगा कि यूरिक एसिड जो है ना उस बंदे का बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हाइपर यूरिसीमिया से होता क्या है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ठीक है, हार्ड स्मॉल पेनलेस डिपॉजिट्स यूरिक एसिड के, ये जाकर आपके जॉइंट्स में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड, बायोकेमिस्ट्री में तुम लोगों ने शायद ये तुम लोगों को याद हो, पढ़ा होगा तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर, कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो कि आपके डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट स्पेस के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, दैट इज बेसिकली गाउट एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स, ठीक है। ये देखो, ये एक बिग टो का जॉइंट है और ये उसकी साइनोवियल स्पेस है जिसके अंदर ये येलोइश सा जो है ये बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं जो डिपॉजिट होकर क्रिस्टलाइज कर गए और इनकी उनको जो लोग होते हैं उनको पेन होती है, ठीक है। और इस तरह के जो हैं आपके ये स्ट्रक्चर्स आपके बॉडी के ऊपर जो है वो किसी भी जगह पर जॉइंट्स में बनना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली टोफाई इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। अब गाउट को आपने ट्रीट कैसे करना होता है? नंबर 1, आपने उसके जो गाउट के अटैक के दौरान जो इन्फ्लेमेशन है, एक तो आपने उसको कम करना है, ठीक है। दूसरा, जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा हो गया उसको आपने एक्सक्रीट करवाना है, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपने जो प्यूरिन्स हैं, ठीक है, उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देना बाय द हेल्प ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बेसिकली आपके प्यूरिन्स जो होते हैं उनको
यूरिक एसिड में चेंज करता है, उसके लिए आप xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हो। ठीक है, अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डिटेल में बात करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हो आप गाउट को ट्रीट करने के लिए। उसमें आपका एक प्रोटोटाइप में एनासिड्स आ जाते हैं, इंडोमेथासिन, ठीक है। इसके अलावा आपका ये आ गया, पीछे जितने भी हमने एनासिड्स पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर यूज हो सकते हैं। दे आर बेसिकली इफेक्टिव इन स्टॉपिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ एन एक्यूट गाउटी आर्थराइटिक अटैक। ठीक है, किस तरह से? प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कोल्चिसिन है ये भी आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। दिस इज यूज टू रिड्यूस द ल्यूकोसाइट माइग्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस, जो कि इन्फ्लेमेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, ये एक जॉइंट स्पेस है जिसको थोड़ा सा उसने खोल कर दिखाने की कोशिश की है, ये दोनों हड्डियां। ठीक है, अब यहाँ पर यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं और उससे जो है वो जॉइंट खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जॉइंट खराब होना शुरू हो गया है, तो यहाँ से आप देखो तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंजाइम्स, ठीक है, ये आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स के अंदर जब इनको पिक करते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है, जिसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया, आपका ल्यूकोट्राइन B4 आ गया। इस चीज को आपका कोल्चिसिन रिड्यूस करवाता है आपको। ठीक है, ताकि ये मजीद इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फर्दर यहाँ पर मूव ना करें और जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो है वो ना हो। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एंडोमेथासिन जो है वो भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसको डीएक्टिवेट या उसको इनहिबिट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन जो है जॉइंट की वो कम हो। जब इन्फ्लेमेशन नेचुरली कम होगी तो पेन भी जो है वो आपको कम होगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं एनासिड्स के ऊपर। तो ये जो एनासिड्स हैं इनका स्पेसिफिकली काम ये होता है कि ये अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, व्हेन आई से गाउट या व्हेन आई से गाउटी आर्थराइटिस, तो दोनों एक ही चीज के दो अलग-अलग नाम। ठीक है, अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस के अंदर आप इंडोमेथासिन दे सकते हो, कोल्चिसिन दे सकते हो। ठीक है, और जिन पेशेंट्स को अक्यूट अटैक की हिस्ट्री रह चुकी है उसमें आप कोल्चिसिन लो डोजेस में भी आप दे सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं यूरिकोसूरिक एजेंट्स। ठीक है, दे बेसिकली एक्सेलरेट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। यूरिक एसिड जैसे ही बनेगा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसको हम यूरिकोसूरिक एसिड एजेंट या यूरिकोज यूरिक एजेंट कहते हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो। इसमें प्रोबेनिसिड और सल्फिनपायराजोन जो होते हैं ये दो आपके मेन हैं प्रोटोटाइप्स, जो कि इस चीज के अंदर एक्सक्रीशन करवाते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, they basically compete with uric acid for reabsorption by the weak acid transport mechanism in the proximal tubules। ठीक है, और यहाँ से ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो उसको बढ़ा देते हैं। ये लाइन आप रट लें, ये लाइन आपसे पूछी जाएगी कि यूरिकोसूरिक एजेंट्स जो होते हैं किस तरह से ये गाउट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। गाउट के अंदर दिए जाने वाले दोनों हैं सॉल्ट्स, सल्फिनपायराजोन और प्रोबेनिसिड, क्रॉनिक गाउट के अंदर। हम सॉरी, टॉक्सिसिटी, अगर आप इनको ज़्यादा दे देते हैं अमाउंट में तो दे कैन ऑल्सो लीड टू एन एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपका compete करता है रीनल मैकेनिज्म में बाहर निकलने के लिए। अदर देन दैट दे कैन, इसको अगर आपने अवॉइड करना हो तो इसके साथ आप कोल्चिसिन दे देते हो या एंडोमेथासिन दे देते हो, बिकॉज ये दोनों जो ड्रग्स हैं आपके ये स्पेसिफिकली एक्यूट अटैक के लिए होते हैं। जो आपका लास्ट है xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, ये बेसिकली जो प्यूरीन्स चेंज होते हैं, प्यूरीन्स पायरिमिडीन्स तुम लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो उसका प्रोटीन का और वो सारा जो था सिलसिला, उसके अंदर ये चीज बताई जाती है कि जो आपका अल्टीमेटली जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है वो उस पूरे साइकिल के थ्रू होता है, और यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जो है वो लास्ट जो फाइनल स्टेप बनता है, दैट इज कर्टेसी xanthine ऑक्सीडेज व्हिच इज एन एंजाइम। ठीक है, ये प्यूरिन को यूरिक एसिड के अंदर चेंज करवाता है। अब यूरिक एसिड अगर बॉडी के अंदर ऐसे फिरता रहे तो ऑन इट्स ओन इट्स नॉट पेनफुल, इट्स नॉट हार्मफुल, लेकिन अगर उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी तो वो आपके जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वहीं से गाउट स्टार्ट हो। ठीक है, xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड बाय द इनहिबिशन ऑफ xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है, इसने हाइपोxanthine को xanthine और फिर xanthine अल्टीमेटली यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ठीक है,
जो मेन प्रोटोटाइप इसका xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर का है दैट इज एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल ज़ाइलोरिक के नाम से बड़ी मशहूर एक दवाई है, शायद आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो इसको देखने का या किसी के घर में इस्तेमाल होती हो। ठीक है, लेकिन अब उसकी जगह जो है वो फ्यूबॉक्सोस्टैट ने ले ली हुई है। ठीक है, दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर ड्रग। ठीक है, और इसका फायदा ये है कि ये ज्यादा सिलेक्टिव है कंपेयर टू एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, गोयूरिक एक बड़ी मशहूर मेडिसिन है, दैट्स फ्यूबॉक्सोस्टैट। ठीक है, ज्यूरिक के नाम से आती है। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं फ्यूबॉक्सोस्टैट सॉल्ट से। एक और भी है, उस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रही, वो भी काफ़ी कॉमनली यूज होती है। गोयूरिक के नाम वो तो सॉरी ये है। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? ठीक है, दिस इज नेचुरली गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मोर सॉल्युबल हाइपोजेंथीन एंड xanthine। ठीक है, और यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम करवाएगी। ठीक है, ये जो बात है कि क्लिनिकल ट्रायल्स सजेस्ट दैट फ्यूबॉक्सोस्टैट इज मोर इफेक्टिव देन एलोप्यूरिनॉल इन लोअरिंग सीरम यूरिक एसिड, तो अब अगर आपको ये सवाल आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिक इंक्रीज यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया या गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी फ्यूबॉक्सोस्टैट। ठीक है, दोनों ऑप्शंस नहीं होंगी, फ्यूबॉक्सोस्टैट भी होगा, एलोप्यूरिनॉल भी होगा। सिलेक्ट फ्यूबॉक्सोस्टैट। ठीक है, इट्स अ मच बेटर चॉइस कंपेयर टू एलोप्यूरिनॉल। क्लिनिकली ये क्रॉनिक गाउट के अंदर इस्तेमाल होता है, और जो गाउट लंबे अरसे से चल रहा हो, तवील अरसे से चल रहा हो, उसको आपने ट्रीट करना है, तो उसके लिए आप फ्यूबॉक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनॉल दे सकते हो। ठीक है, दे बोथ वेरी इफेक्टिव। जहाँ तक टॉक्सिसिटी की बात है, तो एलोप्यूरिनॉल जो है वो आप जीआई जिनका सेंसिटिव होता है उसमें नहीं दे सकते। ठीक है, ये रैश भी करवाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस से प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिसफंक्शन। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं दैट could see allopurinol, whereas febuxostat is relatively lesser in terms of toxication। ठीक है, उसके अंदर भी लेकिन एलएफटी से abnormal हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये बड़ा एमसीक्यू आता होता है कि एक बंदा था जी, उसको यूरिक एसिड का था मसला, तो उसके एलएफटी डिरेंज होने शुरू हो गए, बताएं वो कौन सी दवाई खाता होगा, तो दैट इज febuxostat। ठीक है, that's it, this concludes today's lecture।